विंडो सीट से दुनिया धीरे चलती है, मंजिल की कोई जल्दी नहीं रहती है। बस एक सुकून का एहसास है जो हर पल मेरे पास है। हर नया नजारा एक दोस्त जैसा है, ये पल कितना खास है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर। तो आज का हमारा डे कैसे रहता है, नासिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। हे शुभम, हेलो, ये है शुभम। हाय सौरभ। दोस्तों, आज सुबह 7 बजे घर से निकले हैं। हमेशा की तरह मैप के ऊपर लोकेशन डाला और चल पड़े हम त्र्यंबकेश्वर की ओर। लोकेशन के ऊपर मुंबई से त्र्यंबकेश्वर 190 किलोमीटर दिखा रहा था और लगभग हमें 4 घंटे लगने वाले थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम समृद्धि महामार्ग की ओर बढ़ रहे हैं और आज पहली बार हम इस समृद्धि महामार्ग से जाने वाले हैं। दोस्तों, आज का मेरा यह सफ़र बहुत ही खास है क्योंकि मैं चल रही हूँ भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग अजूबे में से एक समृद्धि महामार्ग पर। दिख रहा है नासिक 119 किलोमीटर और लगातार 80 किलोमीटर हम सीधे जाने वाले हैं। इस महामार्ग को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का नाम दे रखा है। दोस्तों, 700 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन एक्सप्रेस वे सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि एक स्मार्ट कॉरिडोर है। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इसकी रफ्तार। दोस्तों, पहले टोल नाके पर हम पहुँच चुके हैं, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा महामार्ग है, उसके बावजूद टोल के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ा। इतने बड़े महामार्ग पर 5 और 10 मिनट रुकना पड़े, क्या ये जायज़ है? टोल के लाइन में हमें कम से कम 10 मिनट रुकना पड़ा। क्या प्रॉब्लम था वो अगला वाला बंदा ही जाने। और इतना मिनट रुकने के बाद हमें लग रहा था कि हमारा टोल ना लिया जाए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 10 मिनट यहाँ से आगे निकलने के लिए हमें लगे। फाइनली 10 मिनट के बाद हम निकल पड़े। सारी गाड़ियाँ आगे जा रही थी और इस बात का हमें बुरा लग रहा था, बस हम रुके हैं। दोस्तों, इस रास्ते पर रुकने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है। समृद्धि महामार्ग लगने से पहले ही आप रुक सकते हो। ब्रेकफास्ट तो वैसे हम घर से ही करके निकले हैं। मुंबई से त्र्यंबकेश्वर नासिक का मेरा जो सफ़र है वो किस तरह से होने वाला है उसका अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और त्र्यंबकेश्वर पहुँचने के बाद की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के लिंग में 3 छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन यहाँ त्रिदेव की उपासना की जाती है। दोस्तों, इस मंदिर की उत्पत्ति की कथा महर्षि गौतम से जुड़ी है। एक बार ऋषि गौतम के आश्रम में भयानक अकाल पड़ा। महर्षि ने वरुण देव की तपस्या की, जिससे उन्हें एक ऐसा अक्षय पात्र मिला जिससे कभी अन्न और जल समाप्त नहीं होता था। अन्य ऋषियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने एक मायावी गाय को उनके खेत में भेज दिया। जब ऋषि गौतम ने उसे भगाने की कोशिश की तो उस गाय की मृत्यु हो गई। उन पर गौ हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि वे देवी गंगा को धरती पर भेजें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा को वहां प्रकट होने का आदेश दिया, जिसे यहाँ गोदावरी नदी कहा जाता है। ऋषि गौतम और अन्य देवताओं ने शिव जी से विनती की कि वे वहां सदा के लिए निवास करें। उनकी विनती पर शिवजी वहां
त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, पौराणिक कथा को तो हमने जान लिया, अब शुरू करते हैं हमारा अगला सफर। दोस्तों, यहाँ से इगतपुरी 47 किलोमीटर है और नासिक रहा है 90 किलोमीटर। दोस्तों, आप देख सकते हो यह मक्खन जैसा समृद्धि महामार्ग। अगर आप समृद्धि महामार्ग से नहीं आना चाहते हो तो पुराना वाला जो नासिक महामार्ग है उस महामार्ग से आप आ सकते हो। दोस्तों, यदि आप सावन के महीने में महादेव जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो ये जो ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उन पहाड़ों के ऊपर आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। और अभी हम जा रहे हैं बोगदा में से। आप देख सकते हो यह है वशाला बोगदा। दोस्तों, यदि हम सावन के महीने में महादेव जी का दर्शन करने जाते हैं तो सामने जो ये पहाड़ियाँ दिख रही है दोस्तों, ये है इगतपुरी बोगदा, जो कि सबसे लंबा बोगदा है और इसे देखकर हम तो अवाक रह गए। और इस बोगदे में से जाते वक्त हमारे मोबाइल को कोई भी रेंज नहीं रही और मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। फिर भी आप देख सकते हो बहुत लंबा बोगदा है और बीच बीच में इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है वह भी लिखा हुआ है। पहली बार इतना लंबा बोगदा मैंने देखा है, वाकई में बहुत मज़ा आया और हर कोई नई चीज़ देखने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, यदि बारिश के मौसम में हम यहाँ से मतलब इगतपुरी घाट से हम गुजरते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक होगा। हरियाली से भरे ये बड़े बड़े पहाड़ और ऊपर से बह रहा पानी और बारिश के मौसम में इगतपुरी नेचर का आनंद उठाने ही लोग आते हैं। दोस्तों, नासिक से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर अब हम बढ़ रहे हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की गोद में बसे त्र्यंबकेश्वर की ओर। रास्ते में पहाड़ियों का नज़ारा और ठंडी हवाएं यह बता रही है कि हम एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र जगह के करीब है। तो देख सकते हो आप, त्र्यंबकेश्वर आ चुके हैं हम। और आपने नोटिस किया वहाँ पर गांव की 2 औरतें बस बातें कर रही थी और सिर पर पानी का घड़ा था। और त्र्यंबकेश्वर की ओर अब हम मुड़ रहे हैं। मुंबई से 190 किलोमीटर दिखा रहा था और घर से हम 7 बजे निकले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 12 बज चुके हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि नासिक के पास स्थित है, न केवल महाराष्ट्र का बल्कि पूरे भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। महादेव जी का दर्शन करने के लिए पूरे भारत देश में से लोग यहाँ पर आते हैं और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सामने जो पर्वतों की एक लंबी लाइन नजर आ रही है, यह है ब्रह्मगिरी पर्वत। नागमोडी वळण रस्ता आहे, पुढे वाहने सावकाश चालवा, 30 स्पीड ठेवा। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर। सबसे पहले हमने गाड़ी पार्क की। दोपहर का 1 बज चुका था, इसीलिए हम पहले खाना खाने रुक गए। यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत थी, कहीं कहीं वेटिंग के लिए रुकना पड़ रहा था। फाइनली हम मंदिर के पास वाले होटल में ही खाना खा रहे हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो तो सबसे पहले रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। मंदिर के आसपास रहने की बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन छुट्टी के दिन सारे होटल्स फुल रहते हैं। रहने के लिए ऑनलाइन बुकिंग सबसे बेस्ट रहती है। 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से यहाँ पर बहुत भीड़ है।
दर्शन लाइन की तरफ हम दोपहर 2:30 बजे आए हैं। दोस्तों, दर्शन लाइन में खड़े रहने के बाद हमें पता चला कि ये लाइन तो पास वाली लाइन है। अभी हम जा रहे हैं नॉर्मल लाइन में लगने के लिए, जो मंदिर से बहुत बहुत दूर है। 200 रुपया लेकर पास दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, छुट्टी के दिन पास के लिए भी लाइन होती है। पास लेने के लिए जब हम पहुंच गए तो वहाँ पे पता चला कि पास अभी बंद कर दिए गए हैं और आपको नॉर्मल लाइन में लग के ही दर्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, जिस दिन हम दर्शन के लिए आ रहे हैं उस दिन का पास हमें ऑनलाइन बुक करना होता है, लेकिन लगातार जब छुट्टियां आती है तो ऑनलाइन पास बंद कर दिया जाता है और यहाँ आकर ही आपको पास लेना पड़ता है। और जिस लाइन में हम खड़े थे उनको पूछा तो वो बोले कि पास के लिए हम सुबह 8 बजे से खड़े हुए थे, अब जाके हमें पास मिला है। आप देख सकते हो, यही वो मंदिर है जहां हमें दर्शन के लिए जाना है। फाइनली दोस्तों, घंटों लाइन में खड़े रहते हुए अब हम गेट तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ से भी अभी लंबा सफ़र हमें तय करना है। आप देख सकते हो भीड़। दोस्तों, लगभग 2:30 बजे दोपहर के हम लाइन में लग चुके थे और अभी आप देख सकते हो शाम हो चुकी है। छुट्टी के दिन अगर हम दर्शन के लिए आते हैं तो हमारे पास बहुत सारा संयम होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर पूरे भारत देश से महादेव जी का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन दोस्तों, सुविधा के नाम पर भक्तों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब एक बार जब आप लाइन में अंदर आ जाते हो दर्शन लाइन में, तो किसी को वॉशरूम जाना हो तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। कहीं भी वॉशरूम की सुविधा नहीं है और यहाँ अंदर आए हुए हमें लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं लगभग। बहुत सारे लोग थके हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों, महादेव जी का दर्शन लेना है, वो इतने आसानी से थोड़ी मिलने वाला है। उसके लिए थोड़े कष्ट तो बनते हैं, है ना। फाइनली दोस्तों, हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अंधेरा बहुत है। दोस्तों, यह जो मंदिर है अंदर का, वह बड़े बड़े काले पत्थरों से बनाया गया मंदिर है। फाइनली दोस्तों, महादेव जी का दर्शन हम कर चुके हैं। दोपहर 2:30 बजे लाइन में लगे थे, रात के 8:30 बजे दर्शन हो चुका। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने 18वीं सदी में करवाया था। मंदिर के पास ही एक पवित्र कुंड है जिसे कुशावर्त कहते हैं। माना जाता है कि गोदावरी नदी का निकास यहीं से होता है। दोस्तों, हर 12 साल में नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह स्थान कालसर्प दोष और नारायण नागबलि जैसी विशेष पूजाओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, इतने घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद फाइनली दर्शन होने के बाद हम लोग क्या, मेरे साथ और भी अन्य लोग जितने भी श्रद्धालु हैं, सारे फोटो सेशन में लगे हैं। इस तरह से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पार्किंग की ओर। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हाँ, कोई भी वीडियो मिस ना हो इसीलिए बेल आइकॉन अवश्य दबाइए। फिर मिलूंगी ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, वो भी नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।